मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे मित्रों और संबंधियों का यह मत है। अपने भाग्यशाली होने पर मुझे भी विश्वास है। जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ, सफलता वहाँ मानो मेरा स्वागत करने को तैयार खड़ी मिलती है। एक साधारण और अज्ञात कुल का आदमी, मैं संपन्न हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ। दिन भर मैं अपने कामकाज में व्यस्त रहा। जहाँ मैं गया वहीं मेरी काम बिना किसी झंझट के तत्काल हो गया। मन में एक अजीब तरह का उल्लास, एक अजीब तरह की उमंग और इन दो एक के साथ एक अजीब तरह की उत्कंठा। दिन भर की उस व्यवस्था में एक अज्ञात पुलक की भांति रानी श्यामला का वह प्रथम परिचय मेरे अस्तित्व में मौजूद रहा, लेकिन केवल अज्ञात पुलक की ही भांति। मैं भाग्यशाली हूँ, रुपए पैसे में, सुख वैभव में, और मुझे लग रहा था जैसे मैं प्रेम में भी बहुत भाग्यशाली हूँ। यह उखड़ी हुई, उजड़ी हुई और भटकती हुई सुंदरता की ज्योति भाग्य ने मेरे प्राणों को आलोकित करने के लिए उसे मेरे पास ला दिया है। चारों तरफ सफलता, असफलता, असफलता और सफलता, लेकिन चेतना में जैसे कहीं कोई द्वंद्व चल रहा था। तस्वीर बनती थी, मिट जाती थी, सपना आंखों के सामने ही आकर लोप हो जाता था। इस कल्पना और सपने के साथ साथ मेरी भौतिक सफलता की वास्तविकता भी मेरे पास थी, और यह वास्तविकता मुझे अधिक से अधिक अपने में समेटती जा रही थी। शाम के समय जब मैं होटल वापस लौटा तो बेतरह थक गया था। उस दिन शाम से ही सर्द बढ़ गई थी। छिटपुट बादलों से लदी उतरी हवा अपनी बर्फीली तेजी को लेकर चलने लगी थी। रानी श्यामला के कमरे पर मैंने उड़ती हुई नजर डाली। कमरा अंदर से बंद था। अपने में ही डूबे और खोए हुए मैंने अपने कमरे में प्रवेश किया। कपड़े बदलकर मैं पलंग पर लेट गया। चाय मैंने अपने कमरे में ही मंगवा लिया। चुपचाप मैं अपने काम काज के संबंध में कुछ सोचना विचारना चाहता था, पर शायद विधान कुछ दूसरा ही था। नियति का ताना बाना बुनने वाले पर हमारा कोई वश नहीं। उसके विरुद्ध चलने की, काम करने की, हिलने डुलने तक की हमें स्वाधीनता नहीं, हमें क्षमता नहीं। मैं सोचना कुछ और चाहता था, सोच कुछ और रहा था। रह रहकर रानी श्यामला की मोहक मूर्ति मेरी आंखों में नाच उठती थी। अपने मन की चंचलता और उच्च श्रृंखला पर मुझे रीझ आ रही थी। बड़े प्रयत्न के साथ मैं रानी श्यामला से अपनी विचारधारा हटाकर अपने काम काज पर लगाना चाहता था, लेकिन वही चेतना छिटक कर दूर हो जाती थी। एक अचेतना का नशा मुझ पर छाता जा रहा था, और उसी समय मेरे कमरे में उड़ के एक किवाड़ को किसी ने हल्के से खोला। मैंने अन्यमनस्क भाव से किवाड़ की ओर नजर डाली। रानी श्यामला मेरे सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अरे, आप लेटे हुए हैं? क्या कुछ तबीयत खराब है आपकी? उस स्वर में कुछ ऐसा जादू था कि मेरी सारी निष्क्रियता, मेरी सारी थकावट एक बार ही लोप हो गई। मैं एक झटके के साथ उठकर बैठ गया, नहीं, यूं ही लेट गया था। दिन भर काम करता रहा तो कुछ थकावट आ गई थी। सोच रहा था कि क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। यह भी ऐसी कोई सोचने की बात है? श्यामला हंस पड़ी। जिधर पैर उठे उधर चल दीजिए, जो मन में आया वह कर डाला। और फिर मानो मन ही मन यह स्वीकार करके कि उसने जो कुछ कहा वह उस अवसर के लिए असंगत है, वह थोड़ा सा गंभीर होकर बोली, और मेरे तजुर्बे तो यह बतलाते हैं कि इंसान का सोचा विचारा होता ही नहीं, इसलिए सोचना विचारना बेकार है। यह कहते कहते वह कमरे के अंदर चली आई। वह बाहर जाने के लिए तैयार थी। गहरे नीले रंग की जरदारी की साड़ी पहने थी वह, और उस पर फर का भूरे रंग का कोट था। उसने कहा, घूमने जा रही थी, आपके कमरे के सामने से गुजरी तो देखा कि आप कमरे के अंदर हैं। अजीब सी बात लगी, क्योंकि आप तो घूमने फिरने वाले आदमी मालूम होते हैं। कुछ ख्याल आया कि कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। परदेश का मामला है, यहाँ कोई अपना भी तो नहीं है किसी का। नहीं, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मैंने पलंग से उतरते हुए कहा। आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की, धन्यवाद। क्या अकेली घूमने जा रही थी? जी हाँ, अकेली। वह जीवन राम? वह आज दोपहर ही चला गया, सरकारी अफसरों से मिलने जुलने, कहीं कोई काम नहीं लगता उसका। कह गया था कि उसे वापस आने में देर हो जाएगी, इसलिए शाम को मैं कनॉट प्लेस मोनाको रेस्तरां में आ जाऊं, करीब 6 बजे। वही वह मेरा इंतजार करेगा, और इसलिए मैं अकेली जा रही थी। लेकिन लेकिन श्यामला ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी, और मेरी ओर इस तरह देखा जैसे मुझे वह वाक्य पूरा करने का निमंत्रण दे रही हो। लेकिन जब आपको साथी मिल गया, मैंने हंसते हुए कहा। जी हाँ, और साथी की मुझे जरूरत भी थी। जिंदगी में मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ, और सच पूछो तो इंसान अकेले रहने को पैदा भी नहीं हुआ है। हम लोग साथ निकल पड़े। पहले तो कुछ अजीब सा लगा मुझे, एक अपूर्व सुंदरी के साथ चलने में मुझे कुछ झिझक सी हो रही थी, और जब वो अपूर्व सुंदरी मेरे लिए नितांत अनजानी हो। लेकिन धीरे धीरे मेरी झिझक दूर होती गई। श्यामला बातें कर रही थी और मैं सुन रहा था। उसके स्वर में मुझे एक रस आ रहा था, उसकी बातों में भोलेपन से भरा एक दर्शन था। हम लोग घूमते फिरते जिस समय मोनाको रेस्तरां पहुंचे, वहां उजड़ा सा पड़ा था। एक कोने में जीवन राम अकेला बैठा छत की तरफ ताक रहा था। एक सूनापन था उसकी उस चितवन में, और मुझे ऐसा लगा कि उसकी नजर के सूनेपन में कुछ निराशा से भरी बेबसी है। उसके सामने विस्की से भरा एक गिलास था, जिसे उसके हाथ मशीन की भांति उठाते थे, मुंह तक ले जाते थे और फिर मेज पर रख देते थे। श्यामला मेरा हाथ पकड़कर उसकी मेज की ओर बढ़ी। जरा देर हो गई मुझे, उसने जीवन राम की तंद्रा को भंग करते हुए कहा। श्यामला को देखते ही वह उठकर खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, मैं भी तो अभी अभी आया हूँ। हर जगह ना उम्मीदी ना कामयाबी, यह सब तो शायद मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। फिर उस पर यह खून को जमा देने वाली सर्दी, सोचा विस्की का एक पैग ही ले लूं। और फिर उसने मेरी ओर इस प्रकार देखा जैसे वह मुझे पहचानने का प्रयत्न कर रहा हो। आपकी तारीफ? मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। इनको नहीं जानते? होटल में हमारे कमरे के बगल वाले कमरे में ही तो यह ठहरे हुए हैं। सुबह जब तुम आए थे तब यह अपने कमरे के सामने बरामदे में बैठे थे। उसी समय तुमने इन्हें देखा था, और फिर वह मेरी तरफ घूमकर हंस पड़ी। देखा आपने, भुलक्कड़ है यह जीवन राम। ओहो, अब याद आ गया मुझे। जीवन राम ने तपाक के साथ मुझसे हाथ मिलाया। बैठिए, देखते हैं ना आज कितनी सर्दी है। क्यों रानी जी, है ना सर्दी? आप तो चाय लीजिएगा। और यह कहकर उसने इशारे से बॉय को बुलाया। हम दोनों बैठ गए। वह एक सस्ता सा और छोटा सा रेस्तरां था, पुराना फर्नीचर, नंगी मेजें। बॉय आ गया और जीवन राम ने कहा, एक प्याला चाय। और उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा, आपके लिए एक छोटा स्कॉच? मैं शराब नहीं पीता। ऐसी बात नहीं, पर मैं शराब पीने का आदी नहीं।
यार दोस्तों ने अगर जबरदस्ती पिला दी तो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अनजाने आदमियों के साथ कुल्लम कुल्ला किसी होटल में बैठकर शराब पीना, यह मेरी हिम्मत के बाहर की बात है। मैंने कहा, नहीं मेरे लिए भी एक प्याला चाय। जीवन राम हंस पड़ा, एक फीकी सी हंसी, इतनी सख्त सर्दी में भी सिर्फ चाय। देखिए, अरे आपका नाम तो मुझे मालूम भी नहीं, क्योंकि आप रानी साहिबा के पड़ोसी हैं, दोस्त हैं। मुझे लोग जीवन राम कहते हैं। मेरे उत्तर देने से पहले ही श्यामला बोल उठी, और आपको लोग ज्ञानचंद कहते हैं। और उसने मेरी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए ज्ञानचंद जी, आपने तो मुझे अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मैं आपका नाम जान गई हूँ। तो ज्ञानचंद जी, आप इस जीवन राम को देख रहे हैं, दुनिया में इसका कोई नहीं है। सारा घर बार चौपट हो गया है। इसका न इसके रिश्तेदार है, न नातेदार है, इसका कोई दोस्त नहीं। एक अकेली मैं हूँ, तो मेरे साथ रह रहा है। कहीं कोई कामकाज भी नहीं मिलता इसे, और अपना गम डुबाने के लिए ये शराब पीने लगता है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है यह शराब। मैं इसे इतना समझाती हूँ, लेकिन मानता ही नहीं। वायदा करता है, कसमें खाता है, और फिर पीने लगता है। मुझे जीवन राम के साथ कुछ सहानुभूति पैदा होने लगी थी। श्यामला की इस बात का उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, रानी जी आप जानती हैं कि मैं बड़ा अभागा हूँ। और उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। मुझे कुछ आता जाता भी तो नहीं, काम मिले तो कैसे मिले। वादा तो एक जगह हुआ है, कल जाऊंगा वहां, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और जीवन राम ने अपना गिलास खाली कर दिया। हम लोगों ने भी चाय खत्म कर ली। श्यामला ने उठते हुए कहा, सुना है कि प्लाजा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है। मैंने कहा, चलिए पिक्चर देखकर हम लोग वहीं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, चला जाए। पिक्चर अच्छी थी, एक प्रेम कहानी, संगीत और नृत्य। हम लोग पिक्चर से निकल गए, एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचे। बैंड बज रहा था, नाच हो रहा था, शराब के दौर चल रहे थे। जीवन राम का विषाद इस समय तक लोप हो गया था। उसने अपने लिए विस्की का ऑर्डर दिया। मैंने और रानी श्यामला ने पाइनएप्पल जूस मंगवाया, और उसके बाद भोजन आया। रानी श्यामला हंस रही थी, कुहुक रही थी, बातें कर रही थी। जीवन राम चुपचाप बैठा शराब पी रहा था। मेरी और रानी श्यामला की बातचीत में जैसे उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। रानी श्यामला से मेरी क्या क्या बातें हुई मुझे याद नहीं, अधिकांश में बेमतलब की, इधर उधर की बातें थी। पर हम दोनों उन बातों पर हंस रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ। उतना सुख, उतना उल्लास, उतनी तन्मयता मुझे अपने जीवन में आज तक प्राप्त नहीं हुई है। वह मेरे जीवन की सबसे अधिक रंगीन रात थी। श्यामला के साथ में अकेला था, और चारों ओर उत्सव, उल्लास, हंसी खुशी, नाच गाना। जीवन राम का हम लोगों के लिए कोई अस्तित्व ही नहीं था। वह पी रहा था, एक बेहोश आदमी की भांति पी रहा था। और जब हम लोग उठे, जीवन राम बिल्कुल बेहोश था। हम दोनों ने पकड़कर जीवन राम को टैक्सी पर लादा, और हम दोनों ने पकड़कर जीवन राम को अपने होटल में टैक्सी से उतारा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अकेली जीवन राम ही बेहोश नहीं है, मैं भी बेहोश हूँ। जीवन राम को उसके कमरे में पहुंचाकर मैं अपने कमरे में लौट आया। मैंने कपड़े बदले और फिर बिस्तर पर लेट गया। मन में एक उत्फुल्लता थी, एक प्रसन्नता थी, और एक प्रकार की प्रतीक्षा थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक उपन्यास पढ़ने का मैं प्रयत्न कर रहा था। उसी समय मुझे अपने किवाड़ पर थपकी सुनाई दी। कानों को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी थपकी, और मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने रानी श्यामला खड़ी थी। किवाड़ खुलते ही वह मेरे कमरे में आ गई। उसके मुंह पर एक मधुर मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसके सारे शरीर से एक मादक सुगंध आ रही थी। उसने कमरे के अंदर आकर कहा, आप अभी जग रहे हैं? मैंने सोचा यह रात सोने की है भी नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। जिन सपनों को बनाया है, उन्हें कुछ देर तक तो कायम रखना ही चाहिए, है ना ऐसा? मेरे सारे शरीर में एक पुलक का रोमांच आया। मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था। मैंने टूटे शब्दों में कहा, मैं इतना भाग्यशाली हूँ, यह मुझे नहीं मालूम था। श्यामला गंभीर हो गई। देखिए, मुझे अकेले उस पिए हुए जीवन राम के साथ डर लगता है। वह जब ज्यादा पी जाता है। और यह कहते कहते उसने अंदर से दरवाजे का किवाड़ बंद कर सिटकनी चढ़ा दी। और मैं फिर कहता हूँ कि उस समय अकेले जीवन राम की बेहोश नहीं था। रानी श्यामला बेहोश थी, मैं बेहोश था, सारी दुनिया बेहोश थी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सुनते रहिए भगवती चरण वर्मा की बुक वह फिर नहीं आई।